पहली बात बहुत बेसिक सी चीजें समझो। प्रिज्म यहाँ है ना, बहुत छोटी छोटी बातें समझो, बहुत बेसिक सी चीजें। प्रिज्म और ग्लास स्लैब में ना मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूजन में होता है कि सर कहाँ ग्लास स्लैब का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, कहाँ प्रिज्म का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। क्या प्रिज्म में भी ग्लास स्लैब बन सकती है? यस सर। क्या ग्लास स्लैब में भी प्रिज्म बन सकता है? देखो, प्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कहीं पर भी लगा सकते हो, कंडीशन अप्लाई कि आपकी इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे या यू कैन से एमर्जेंट रे होगी, वो जब जो रे ऐसे सरफेस पे इंसिडेंट करे जो एक दूसरे पे इंक्लाइंड हो। समझ रहे हो? इंक्लाइंड का मतलब समझ गए? ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस देख एक दूसरे सरफेस पे इंक्लाइंड है, तो अपन आंख बंद करके यूज कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म का कॉन्सेप्ट अपन यूज कर सकते हैं। एंड इफ टू सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, ग्लास स्लैब, सोच ग्लास स्लैब साबुन की टिक्की जैसी होती है, अगर आप लोगों ने कभी देखी है तो उस पे दो पैरेलल सरफेसेस होते हैं। अब देख प्रिज्म में भी बताऊं तुम्हें, ये दो सरफेसेस देखना ध्यान से, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, ये दोनों पैरेलल है। यानी अगर मैं इस सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करूंगा ना तो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जानी चाहिए। ग्लास स्लैब में यही तो होती है, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है, बाकी जाती है वो सीधी है। इसमें क्या करेगा, इसमें देखो अगर मैं इस वाले सरफेस पे डालूंगा लाइट तो अंदर ट्रेवल करते हुए बेस की तरफ मुड़ेगी और ये हमें दिखाई देना चाहिए। बात समझ में? पहली बात क्या बताएं कि प्रिज्म का कॉन्सेप्ट तभी यूज करेंगे जब दो सरफेसेस जहां रे को इंसिडेंट कर रहे हो, जहां रे बाहर निकल रही है एमर्जेंट, दोनों के दोनों इंक्लाइंड सरफेसेस होंगे, एक दूसरे पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहे हैं। अगर है तो प्रिज्म, पैरेलल है तो ग्लास है। बात समझ में आ गई? अब तुम्हें ना एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दूं, देख लेना एक बारी कि क्या रियलिटी में ये ग्लास स्लैब की तरह काम करेंगे ये दोनों सरफेसेस, और क्या ये दोनों सरफेसेस प्रिज्म की तरह काम करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, लाइट बंद करो एक बार, ये बंद कर, सब बंद कर दो। वेरी गुड। अब आप लोगों को क्या करना है ना, पाथ को एनालाइज करना। देखो ये इधर देखो, दिखाई दे रहा है, पाथ दिखाई दे रहा है इसके अंदर से, पक्की बात है। अब देखो ये वाला सरफेस, देखो ये वाला, अभी ये दिखाई दे रही होगी ये वाली मेरी उंगली वाले, हाँ डन। अब देखो इधर, और मैं इस पे करूं, कोई नहीं, आप खुद देखो ना, बस आ रहा है समझ में? देख सीधे रास्ते में जा रही है सर, अंदर रेड रेड सी गैस दिख रही है। अरे वो रुकना, पहले जो दिखा रहा हूँ वो देखना, दिखाई दी नहीं दी? तो ये ग्लास स्लैब और ये प्रिज्म। बात समझ में आ गई? पक्की बात? चलो ऑन कर दो भाई। अब ये समझ में आ गया कब हमें ग्लास स्लैब यूज करना और कब हमें प्रिज्म यूज करना। पैरेलल तो प्रिज्म, सॉरी ग्लास स्लैब, और इंक्लाइंड है तो प्रिज्म। अब सोच, ग्लास स्लैब अगर आप लोगों ने देखी हो तो क्यूबॉइड शेप की होती है वो। देख मैं बताऊं, कुछ ऐसा, ठीक है ना? डन है? अब सोच, अगर ये जो सामने वाला सरफेस है और जो ऊपर वाला सरफेस है, दोनों में एंगल वो समझ गए? आर यू गेटिंग मी? मैं आपको यहां समझा सकता हूं, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, दोनों में एंगल बोलो। अगर मैं यहां पर इंसिडेंट कराऊं रे और यहां से बाहर निकालूं तो कौन सा कॉन्सेप्ट? प्रिज्म, क्योंकि ये दोनों के दोनों इंक्लाइंड है। नहीं आया? और मैं यहां से निकाल के यहां डालूं तो नहीं आया? समझ में? बाकी बात तो प्रिज्म में भी और ग्लास स्लैब में भी, ग्लास स्लैब में भी प्रिज्म बन सकता है और प्रिज्म में भी ग्लास स्लैब बन सकते हैं। डन? अब सुनिए, याद करो आप लोगों को कल एक फॉर्मूला निकलवाया था कि डेल का फॉर्मूला I प्लस E माइनस A होता है, A का फॉर्मूला R1 प्लस R2 होता है। बच्चों प्रिज्म के लिए ना आपको यही सब चीजें ध्यान रखनी है कि कौन I है कौन E है। सिंपल डायग्राम बनाता हूँ एक। अच्छा एक चीज और बताऊं मुझे, जो कि नॉर्मल कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, 60 50 70 टोटल 180 बनाना। देखो ध्यान से, मान लो अगर मैंने यहां से रे इंसिडेंट कराई और ये ऐसे निकल के बाहर आ गई तो एंगल ऑफ प्रिज्म बोलो 60 डिग्री।
सारे बोलो, सारे बोलो। मैंने ये ऐसे कराई, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलो। ये ध्यान रखना कि हर बारी यही एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। जिन दो सरफेसेस के बीच से रे निकल के जा रही है वो वाला एपेक्स एंगल आपको चेक करना है। डन है ये? आप सोचिए, हमेशा ये एंगल आई मानेंगे, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका E है, यही बात है। अब अगर मुझे किसी भी प्रिज्म में तीन चीजें पता है, कौन कौन सी तीन चीजें? ये और ये, तो मेरे से कुछ भी पूछ हम निकाल सकते हैं। ये तो एज फार एज CBSE इज कंसर्न तो इस वाले तरीके के साथ जाएंगे। क्या बोला, रिपीट करिए। As far as CBSE is उससे पहले क्या बोला है? बहुत बढ़िया। अगर मुझे A दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, इंसिडेंट एंगल, अगर ये तीन चीजें पता है तो मेरे से कुछ भी पूछो मैं निकाल सकता हूँ। देखिए रीजन समझ क्यों बाबू, ये तीन ही चीज तो दे रखी है, तो इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाओ पहले। जैसे ही स्नेल्स लॉ लगाएंगे 1 into sin 60 is equal to mu पता है, into sin r, तो क्या ये r बेसिकली R1 पता लग गया? नहीं आया समझ में? सोच के देख, अगर स्नेल्स लॉ लगा के R1 पता लग गया, A पता है, तो क्या R2 भी पता लग गया? अब जैसे यहाँ पर आएंगे, ये R2 हमें पता लग गया बच्चों, R2 पता लग गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, क्या दोबारा स्नेल्स लॉ लगा के E निकाल लेंगे? क्या A पता लग गया, E पता लग गया, I पता लग गया, तो डेल पता लग गया, बचा ही क्या इसमें? बताओ, नहीं समझ पाया। अगर तीन चीजें पता है, कौन कौन तीन चीजें? एज फार एज यूर CBSE इज कंसर्न, इससे बाहर न्यूमेरिकल आएंगे नहीं, तो जो यही ना यही घुमाएगा, वो E पूछ लेगा, कभी ये R1 पूछ लेगा, कभी R2 पूछ लेगा, कभी डेल पूछ लेगा, कभी म्यू पूछ लेगा, कुछ और डेटा दे के आप लोगों को बात समझ में आ गई। चलो अब थोड़ा सा इसमें अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल करते हैं। देखो, अगर हमसे बोला जाए, आराम से सुनना, कि भाई ये हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म है 15 डिग्री, ठीक, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं लेट्स से √2, ठीक है, और हमने जो रे इंसिडेंट कराई ना, ये है, दिस इज योर इंसिडेंट ग्रेजिंग इंसिडेंट, यू कैन सी ग्रेज कर लो इंसिडेंट, ये रेड वाली ध्यान रखना, दिस इज योर ग्रेजिंग इंसिडेंट। अब इस केस में मेरे से पूछा गया फाइंड डेविएशन कैलकुलेट करो इस केस में। अब कैसे किया जाए सर? देखो मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बेसिक वाले तरीके को फॉलो करना, नॉर्मल तरीका वो ये जो अपन लोग कल भी पढ़ रहे थे कि भाई यहाँ पे जहां जहां रिफ्लेक्शन हो स्नेल्स लॉ लगाओ, है ना, स्नेल्स लॉ लगाते चलो। डेविएशन पता है कि वो रियलिटी में कहां जाना चाहती थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां चली गई, तो उसके ओरिजिनल पाथ और जो रिफ्रैक्टेड पाथ है उसमें जो भी एंगल बना वो डेविएशन एंगल है। डेविएशन में सेंस ऑफ डेविएशन भी देख लेना कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एक मैं करा रहा हूं, एक आप लोग करेंगे, ठीक है, ये मैं करा देता हूं। देखो पहली बात तो ये इंसिडेंट रे है बच्चे, सबसे पहले क्या करना है हमें? नॉर्मल, तो इस पे नॉर्मल बनाओ, तो ग्रेजिंग इंसिडेंट का मतलब समझ में आ गया। एंगल आई की वैल्यू, एंगल आई की वैल्यू, अब जाना ये सीधा चाहती थी बाबा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले R निकालो, बोलो लगाओ स्नेल्स लॉ, और सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। 1 into sin 90 दिस इज इक्वल्स टू √2 into sin r। देखो पीछे बोलने का ना एक बेसिक तरीका ये है कि अगर कुछ चीज ना भी समझ में आ रही हो ना, तो बोलते ना जैसे जैसे इंडिकेट करते रहते तो भी दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करो कि यहाँ ना ऐसे बैठे, मतलब लुट गया हम, बर्बाद हो गए, पता नहीं। थोड़ी बहुत तो फिजिक्स आती थी, जब से इसके पास आने लगे और जीवन का सत्यानाश हो गया है। थोड़ा बोलना स्टार्ट, पीछे बोलोगे ना पक्का आएगा, घबराओ मत। तो यहाँ पे साइन आर, म्यू बोले तो √2 और साइन आर, 1 into 1 2, 1 into 1, बहुत बढ़िया।
और तुमने √2 को मारा, √2 और sin r √2 आते ही नहीं कुछ। हाँ तो ये 1/√2 sin r, तो r की वैल्यू आ गई बाबा। राइट, देख क्या होता है, ये जाना ऐसे चाहती थी, रियर से डेंसर है टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, तो ये 45 डिग्री पे पहुंचा दो यहाँ पर। ये ठीक, ये मान लो 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ये तो ये कितना बना, सही कर रहा हूं, 180 के सम होता है। और ध्यान से देख, जाना ये ओरिजिनलिटी में हरे वाले पे चाहती थी, गई ये ब्लैक वाले पे, तो डेविएशन देखो ये हुआ डेविएशन, बोल कितना हुआ, तो किस डायरेक्शन में हुआ, क्लॉकवाइज, तो del 1 की वैल्यू तो आ गई 41 और ये क्लॉकवाइज है तो CW, बट ये फाइनल नहीं है, फाइनल जब होगा जब ये इस वाले पाथ से बाहर निकल जाएगी। चलो अब क्या करें सर, अब ये जाना सीधा चाहती थी सर, सीधा जाएगी क्या, तो क्या करें, पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लो, तो नॉर्मल देखो इस पे क्या होगा, ये नॉर्मल आ गया कहीं, इस पे ये नॉर्मल बन गया ना, हाँ ये 120 है, ये 90 के लिए कितना बना 30। अब यहाँ पे दोबारा स्नेल्स लॉ लगाओ, √2 sin 30 is equals to 1 into sin e, तो e की वैल्यू बोलो √3/2, हाँ मतलब √2/1/2, 1/2 ने 2 को √2 को मारता √2, तो e की वैल्यू फिर 45 डिग्री आ गई। चलो e की वैल्यू 45, e कहाँ है कि रे जाना ऐसे चाहती थी, डेंसर से रेयर गई है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल नीले कलर का है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब ऐसे चली जाएगी, और जो ये एंगल बनेगा दिस इज 45 डिग्री, ये वाला देखिए, ये वाला नीले और काले के बीच में जो एंगल बनेगा 30, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कितना बाबा, ओरिजिनलिटी में ये ऐसे जाना चाहती थी, ब्लैक वाला डॉटेड लाइन देखो गई ये नीले की तरफ है, तो ये डेविएशन हुआ कितना हुआ 15 डिग्री, किस डायरेक्शन में हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ, तो ये del 2 आ गया बच्चों, del 2 आ गया, ACW, ACW का मतलब समझ गए, अब बोल क्या हुआ, नेट डेविएशन निकालो ना, del net, del 1 प्लस del 1 बोलो 45, del 2 बोलो माइनस क्यों किया, 1 लोगे और 1, तो कितना हो गया 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नहीं आया बाबा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ऑफ प्रिज्म, पर किसी भी पॉइंट पे कोई सोचने की बात नहीं है, बस हमको नॉर्मली करना है कि हाँ हर पॉइंट पर अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ न जाए तो इसके साथ जाओ, नॉर्मली हमारे क्वेश्चन यहाँ से निपट जाएंगे AUI से, फिर भी कोई अच्छे लेवल पे आ जाए तो हम लोगों को आना चाहिए। एक चीज जो आज का होमवर्क क्वेश्चन है आपका वो सुन लो कि आपके पास एक प्रिज्म है, ये 150 डिग्री एंगल है, √3 इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और यहां पर 60 डिग्री पे इंसिडेंट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, ये 15 डिग्री मान लो, 15 और ये भी 15, पूछा गया फाइंड आउट नेट डेविएशन, ठीक है, फाइंड del net, अभी कर सकते हो ट्राई करो, सबसे पहले क्या करो, ये √3 हटा दो यहां से, मान लिया हम लोग ने √3 अंदर है, तो साइन इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहां लिख देता हूं, हाँ लगाओ बेटा स्नेल्स लॉ, 1 into sin 60, sin 60 होता है √3/2, दिस इज इक्वल्स टू √3 into sin r, तो r की वैल्यू आ गई 30, किधर गया है, अवे क्यों क्या रेयर से डेंसर क्या है ना, तो तुमने ऐसे भगा दिया होगा ये है, हाँ मैंने भगाया, एक चीज और बताऊंगा तुम्हें आज के लेक्चर में ना कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि कब TIR होगा कब रिफ्रैक्शन होगा, है ना, सुन लो, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन समझ लो क्या होगा, रे डेंसर से रेयर में भी जाएगी और डेंसर से रेयर में जाएगी तो खतरा हो सकता है किस चीज का, तो वहां चेक भी करना पड़ेगा,
चलो एक डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा। ये कितना हो गया 90 प्लस 45 135, तो बचा कितना 45 ही बचा, तो ये 45 बचा। तो नॉर्मल इंसिडेंट कराओ, तो ये इंसिडेंट एंगल कितना है। अब ये जो डेंसर से रेयर जाएगी तो यहाँ चेक करो कि क्या टीआईआर होने की संभावना है या यहीं से बाहर निकल रही है। तो चेक करो टीआईआर की कंडीशन आई शुड बी ग्रेटर देन आई कितना sin 45 बोले तो 1/√2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटे वाला बाय छोटे वाला 1 है, बड़े वाला √3 है। दो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, क्या 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/√3। तो टीआईआर होगा तो मारो इसको इधर, ये 45, ये भी 45, ये 45 कितना बना 60, तो ये कितना बना 120। नहीं आया रे, अरे बोलो भाई। बस आगे तो अब निकाल दो। अब नॉर्मल ड्रॉ करो वहां पे। अगर ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये 30 है ना, तो एंगल आई 30 डिग्री आया ना यहाँ पे। आप कंडीशन चेक करो, sin 30 बोले तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/√3 है क्या ये, नहीं, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जाना किधर जाएगा, सीधा कहां से कहां जा रहा है जल्दी बोलो, डेंसर से किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब ए डायरेक्शन में, सही कर रहा हूं। तो ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री पे निकल जाएगा नहीं 60 पे निकल जाएगा ना, √3/2 60 डिग्री आ गया नहीं। अब ये 60 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री आ गया, तो ये 30 डिग्री का डेल आ गया। अब देख डेल निकालते आराम से। अब थोड़ा तरीका लगाना बेबी। देखो पहली रे ऐसा जाना चाहती थी, ये वाली रे और ये वाली रे के बीच में 60 डिग्री एंगल है, तो ये वाली रे और ये वाली रे के बीच में भी 60 डिग्री एंगल होना चाहिए। ये 30 है तो ये कितना बचा 30, तो पहला डेल तो आ गया 30, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो डेल 1 की वैल्यू तो लगा लो 30 डिग्री क्लॉकवाइज। वहां पे देख, ये वाला देख, पहले ये ऐसा जाना चाहती थी डॉटेड में ना जाके नीचे की तरफ आई है। टोटल एंगल 60 है, ये 30 है, तो ये 30 सही करो। ये भी 30 किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। तो डेल 2 भी कितना है, वो डेल 3 मान लेते उसको। डेल 3 कितना है बाबा 30 डिग्री क्लॉकवाइज। यहां पे देख, ये जाना ऐसे चाहती थी भाई, ये ऐसे चलेगी। यहाँ तो 180 माइनस 2i वाला फंडा लगा दो, रिफ्लेक्शन हो गया है। तो 180 माइनस 2i, तो 180 माइनस 2i बोले तो 90 किस डायरेक्शन में, तो डेल 2 आ गया 90 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, खत्म। बॉल कितना बना 90 माइनस 60 30 डिग्री एंटी क्लॉक, खत्म। तो डेल नेट कितना आ गया बच्चों 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आसान है या मुश्किल है, मतलब ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे कि रिफ्लेक्शन होगा, टीआईआर होगा, रिफ्लेक्शन होगा, डेल नेट निकालना है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर बारी में ये वाला फॉर्मूला तेरे लिए हेल्पफुल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, बट हाँ बेसिक तेरे लिए हर जगह हेल्पफुल रहेंगे। बेसिक क्या है कि जहां पर भी टकरा जाओ वहां पे रिफ्लेक्शन निकालो, और डेंसर से रेयर जा रहा तो चेक कर लो कि क्या टीआईआर होगा, नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन कर देना, हो गया तो अगले सरफेस से निकाल देना। बात समझ में आई? ये सारा का सारा निचोड़ है आपके पास जो आप लोगों ने रिफ्लेक्शन में अभी तक पढ़ा है। डन, पक्की बात, उतारो बाबू सुनो। रिफ्लेक्शन थ्रू थिन प्रिज्म, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लो। यहाँ थिन प्रिज्म का मतलब है कि ए जो है वो लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए। जनरली तेरे लिए 2, 3, 4, 5 डिग्री आएगा, इससे ज्यादा आता नहीं। 4 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री ऐसे सोच के देख। अगर ए बहुत छोटा है तो R1 R2 कैसे होंगे, बहुत छोटे भाई। ए ही तो R1 प्लस R2 है भाई, और ए 2-4 डिग्री होंगे। ए 4 डिग्री है तो R1 R2 का सम 4 डिग्री है, तो R1 R2 खुद कैसे हो गए। अगर R1 R2 खुद छोटे हो गए तो I1 और E कैसे होंगे, बहुत छोटे। नहीं आया समझ में? तो रियलिटी में वी आर डीलिंग विद पैराएक्सियल रेज। अगर पैराएक्सियल रेज आ गई, आओ
एक थिन प्रिज्म है ए, लगाओ एक बार, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू, बाहर सराउंडिंग है 1 मान लेते हैं, दिस इज म्यू एस 1 और दिस इज म्यू पी। अगर तुझे इन्हीं के म्यू एस और म्यू पी की टर्म्स में निकालना है तो बेशक म्यू एस को म्यू एस ही रहने दे अभी के लिए, थोड़ा एक अच्छा रिजल्ट बन जाएगा स्टैंडर्ड, है ना। आओ लगाओ यहां पर, आई टकरा के गई R1, टकरा के गई R2, बाहर आ गया E। लगाओ स्नेल्स लॉ, प्राची लगाएगी, चुप रहेंगे बाकी सब। प्राची जल्दी लगा, ए पॉइंट बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा। म्यू एस साइन आई, म्यू पी साइन R1, जो कि एंगल बहुत छोटे हैं, तो मैं कह सकता हूं साइन आई को आई लिख सकता हूं, साइन आर को आर लिख सकता हूं। तो म्यू एस आई दिस इज इक्वल्स टू म्यू पी आर। नहीं है समझ में? चलो यहां से आई की वैल्यू निकालो, म्यू पी बाय म्यू एस इंटू R1। सी पॉइंट पे बोल भाई, मानो सी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा, म्यू पी साइन R2 इज इक्वल्स टू म्यू एस साइन ई। दोबारा से फिर वही बहुत छोटे छोटे एंगल है, तो म्यू पी R2 दिस इज इक्वल्स टू म्यू एस ई। ई की वैल्यू निकाल बेटा यहां से, म्यू पी बाय म्यू एस इनटू R2 दिस इज इक्वल्स टू ई। डेल बोलो, डेल डेल का फॉर्मूला, डेल का फॉर्मूला बोलो, आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है ना। तो डेल आई की वैल्यू रखो ये, म्यू पी बाय म्यू एस R1, म्यू पी बाय म्यू एस R2। मुझे नहीं लगता म्यू पी बाय म्यू एस बाहर ले लेना चाहिए, तो म्यू पी बाय म्यू एस बाहर ले लो, R1 प्लस R2 माइनस ए। बोलिए क्या हो गया, ए। तो म्यू पी बाय म्यू एस माइनस 1 इंटू ए, जो कि जनरली वी आर डीलिंग विद सराउंडिंग, जो सराउंडिंग हमारे पास है वो एयर है। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलो, तो तेरी किताबों में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है बस। ये जब सराउंडिंग कौन है, ये तो गो विद दिस फॉर्मूला, सराउंडिंग कुछ भी आ जाएगा तो म्यू पी बाय म्यू एस का रेशियो -1 इंटू ए। डन। यहां पर एक फॉर्मूला और बोला जाता है एपरेंट शिफ्ट, हालांकि तेरे लिए आगे वेव ऑप्टिक्स में जरूरत पड़ेगी उसकी, समझ ले बस, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, जब तुझे इतना समझ में आ गया ना। तो एपरेंट शिफ्ट क्या होता है कि रियलिटी में जब प्रिज्म के पास एक ऑब्जेक्ट रख दोगे ना बाबा, अब जो कि बहुत थिन प्रिज्म है, तो यहीं से डिस्टेंस मान के चलिए, डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस ए है। तो जो एपरेंट शिफ्ट है, यहाँ हमें ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई नहीं देगा। एपरेंट शिफ्ट याद करो, आप लोगों ने वहां पर भी देखा था, बीकर में अंदर रख दिया था तो ऊपर दिखाई दिया था। तो रियलिटी में ये ऑब्जेक्ट यहाँ ना दिखाई देगा ना, थोड़ा यहाँ दिखाई देता है। तो ये जो शिफ्ट हुआ, इस शिफ्ट का फॉर्मूला देख क्या होता है, शिफ्ट इज नथिंग बट ये वाला म्यू -1 इंटू ए, खत्म। ए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्रिज्म, बस सिंपल से ये याद कर ले। कभी अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाए, शिफ्ट पूछ ली जाए तो निकाल देना, ये याद हो गया ना, इंटू ए भी कर दो बस, क्योंकि यहाँ पे एंगल बहुत छोटा बनने वाला, तो tan थीटा निकालते हैं बेसिकली हम लोग। चलो ये याद रखना बस, अब आप लोग एक शिफ्ट ये भी है। आप सुनो, अब हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में। यहाँ पर जो बेसिक बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ग्राफिकल एनालिसिस में, कि हमें एक डेल और आई का ग्राफ बनाना है। डेल बोले तो एंगल ऑफ डेविएशन और आई बोले तो एंगल ऑफ प्रिज्म। सुन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई नहीं समझ गया ना तुम। एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेल के बीच का अपन को ग्राफ प्लॉट करना है। देखो अब एक बात बताना मुझे, बड़ी सिंपल सी, ये आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है। अगर मैं यहां से एक लाइट को इंसिडेंट कराऊं आई पर, तो ये R1 पे जाएगी, यहां से ये R2 पे निकलेगी, मतलब एंटर करेगी, और यहां से ये E पर निकल जाएगी। डेल की वैल्यू बोलो, I प्लस E माइनस ए। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जानते हो, I पे डाला E पे निकली, I पे डाला I पे रे को इंसिडेंट कराए, E इमर्जेंट रे निकल गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर देखो, सेम उसी एंगल में, उसी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में मैंने अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो E बना दिया। खुद सोच के देख कॉमन सेंस से, अगर E पे इंसिडेंट कराऊंगा तो कहां से निकलेगी, I
कहां से निकलेगी? I. सो सेम एंगल ऑफ प्रिज्म है दोनों का। आई पे डाले तो ई पे निकल रही है, ई पे डाले तो आई पे निकल रही है। तुझे नहीं लगता दोनों केसेस में डेल की वैल्यू सेम आ रही है? यानी हम मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कह सकते हैं कि दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर सेम वैल्यू ऑफ डेल आ रही है। आई नहीं समझ में? अरे देखना यहाँ पे आई की वैल्यू आई है, यहाँ पे आई की वैल्यू ई है, तो आई की वैल्यू डाल रहे तो ई पे निकल रही है, ई की वैल्यू डाल रहे तो आई पे निकल रही है। दोनों के लिए डेल सेम आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ दो अलग अलग वैल्यूज ऑफ आई के लिए क्या डेल सेम आ रहा है? प्रिज्म सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए, मतलब ये एंगल ऑफ प्रिज्म सेम होना चाहिए, तभी जाके कंडीशन है। सोच ग्राफ क्या बनता है, ये तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी है बच्चों। तो इट्स अ ग्राफ बिटवीन डेल एंड आई, और ग्राफ विल बी लाइक दिस। ग्राफ की शेप बताओ। हाँ जल्दी बोलो। पैराबोला नहीं है, नहीं है, सुन लो, देखने में लगता है बट है नहीं। तो ये पैराबोला शेप बिल्कुल भी नहीं है। इसकी दोनों आर्म्स इंफिनिटी तक नहीं जाती, पैराबोला होता तो चली जाती, इसकी नहीं जाती। इसका जो ग्राफ है दैट इज मोर शिफ्टेड टू टिल्टेड टुवर्ड्स राइट, राइट साइड की तरफ ज्यादा झुका है। ठीक है, बात समझ में आ गई? किसी भी जनरल वैल्यू के लिए देखो, जनरल डेल, डेल ये रहा, कोई भी जनरल डेल उठा, डेल वन बोल ले बेशक तू, अगर बोलना चाहे तो डेल वन। इसमें देखो आई की दो वैल्यू है, एक ये वाली और एक ये वाली वैल्यू। किसी भी एक जनरल, यही तो बात करी हम लोगों ने यहाँ पे। दो अलग अलग आई के लिए सेम डेल आ रहा है, नहीं आया समझ में? ऐसा एक पॉइंट जहां पर आई और ए सेम आ जाता है, आई और ई सेम आ जाता है, इसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। अब याद कर, कल जब प्रूव कर रहे थे तो हम लोगों ने याद कर रहा था ये कंडीशन मिनिमम डेविएशन बोल के चले थे कि मिनिमम डेविएशन वो डेविएशन कंडीशन होते हैं जहां पर आई और ई सेम हो जाता है। आई और ई सेम होता था, फिर R1 R2 सेम निकालते थे, फिर हम लोग बोलते थे कि जो ये रिफ्लेक्टेड रे है दिस बिकम्स पैरेलल टू बेस। उड़ गए याद है? पढ़ाया भी था ऐसा कुछ? मैं सुना तो लग रहा होगा ना? हाँ बोला होगा। वेरी डन। ये ग्राफ पैराबोला नहीं है, आर्म्स इंफिनिटी पे नहीं जाती, सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं है, ये ज्यादा टिल्टेड है राइट हैंड साइड की तरफ। जिस एंगल पर आई और ई बराबर हो जाते हैं वो मिनिमम डेविएशन कंडीशन होती है। मैक्सिमम कब होगा? जब या तो आई या ई दोनों में से कोई भी वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। 90 डिग्री कब होगा? जब वो इंसिडेंट ग्रेजिंग होगा, जो अभी सेकंड वाला एग्जांपल में किया था। नहीं आया समझ में? मैक्सिमम कब होगा? जब आई या ई दोनों में से कोई भी एक 90 डिग्री पर हो जाए। मिनिमम कब होगा? जब आई और ई सेम हो जाए। अब सोच, अगर आई और ई सेम हो जाए, अब यहां से ना बहुत क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। सोच, देख खुद एनालाइज कर, ये सेम डेल है, ये I1 है, मतलब आई मान लो, ये ई मान लो। ध्यान से देख, यहां से यहां की दूरी x1 और यहां से यहां की दूरी x2। ध्यान से देख, क्या x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन x1? हमेशा आता है, हमेशा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनाया गया। अभी हमें देखने में आसान लगेगा क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बाद में हमें समझ में भी नहीं आता कि ये ऐसे भी हो सकता था। बोला गया कि आपके पास कोई भी एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ डेविएशन आपको दे दिया गया, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दे दिया गया। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दे दिया गया 30 डिग्री। क्या दिया गया बच्चों? मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आता है जब इंसिडेंट एंगल है 30 डिग्री, यानी ये वाली वैल्यू 30 डिग्री है, तो ये डेल मिनिमम है। ठीक, कोई भी एक ऐसा डेल, यहां पर आई की वैल्यू 24 डिग्री दे दिया, आई की वैल्यू 24 डिग्री दे दिया है, तो ये डेल आया है। बोला गया कि बताइए एंगल ऑफ एमर्जेंट कितना होगा इस डेल के लिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 24 डिग्री है। तो योर ऑप्शंस आर बोलो, 34 डिग्री, 35 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री, 36। वेरी गुड। और बोलो, सेम आना चाहिए। और बोलो 36। और बोलो, और बोलो, कॉमन सेंस 37।
वेरी गुड। कैसे बोला सर आपने यहाँ लिख रखा है x2 ग्रेटर देन x। परफेक्ट। भाई इन दोनों के बीच में कितना गैप है 6 डिग्री, तो ये तो पक्की बात है वो 6 से तो ज्यादा होना चाहिए। देख 4 5 6 7 एक ही ऑप्शन बचा, नहीं आया समझ में, पक्की बात। थोड़ा एनालाइज करना, ये ग्राफ के ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। बोल कौन कौन से? शेप कैसी है? पैराबोला नहीं है, आर्म्स इंफिनिटी तक नहीं जाती, सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं है, मोर टिल्टेड टुवर्ड्स राइट, x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन x1। मैक्सिमम जब होगा जब i या e में से कोई भी वैल्यू 90 डिग्री होगी, मिनिमम जब होगा जब i और e की वैल्यू सेम होगी। नहीं आया समझ में? उतार। मानो ये हमारे पास एक प्रिज्म है। अब अच्छा एक बात बताओ, मान रे एंटर कर गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया, r पता लग गया r1। अब खतरा यहां पर है ना, क्या यहां पर TIR होने के पूरे पूरे चांसेस हैं? हर बारी चेक करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों ना कोई ऐसी कंडीशन बनाई जाए कि जिसको देख के ही समझ में आ जाएगा कि TIR होगा या नहीं होगा। वही हमें कंडीशन निकालना है। इट्स अ कंडीशन बिटवीन A एंड C। A बोले तो एंगल ऑफ प्रिज्म और C बोले तो क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बोल, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, छोटे वाला बाय, यानी sin C must be equals to। तो we are going to calculate relation between C and A। A given होगा, C अपन को पता होगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा। देख के हम लोग एनालाइज कर लेंगे कि भाई TIR होगा या रिफ्रैक्शन हो जाएगा। चलो आगे। नाउ व्हाट टू डू, देखो भाई सिंपल सी बात है, TIR की कंडीशन क्या है सर? ये R2 है, तो R2 शुड बी ग्रेटर देन C। भाई R2 ही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस केस में, और TIR की कंडीशन क्या? डेंसर से रेयर जा रही है, हाँ जी जा रही है। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है? हाँ जी। तो क्या R2 शुड बी ग्रेटर देन C? अगर होगा तो TIR होगा, एल्स TIR होने की कोई संभावना। अब यही तो चेक करना हमें। अब लेकिन R2 की कौन सी वैल्यू? सर R2 की वैल्यू तो अनंत हो सकती है। क्यों? देख ध्यान से, R2 किस पे डिपेंड कर रहा है? A माइनस R1। भाई A1 प्लस A किसके बराबर है भाई? R1 प्लस, तो R2 खुद किस पे डिपेंडेंट है? A माइनस R1, यानी R2 खुद R1 पे डिपेंडेंट है। R1 खुद किस पे डिपेंडेंट है? I पर, और I की तो अनंत वैल्यू हो सकती है सर। भाई 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल डाल दो, नहीं आया समझ में? तो सर हमें कैसे पता लगे? खुद सोच के देख। अगर R2 की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू पे TIR हो रहा होगा, दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ऐसा हम फाइंड आउट कर पाए कि R2 की जो सबसे कम से कम वैल्यू है ना, अगर हम ये चेक कर पाए या ये प्रूव कर पाए कि इसकी कम से कम वैल्यू पे भी TIR पॉसिबल है, तो क्या हर एक बड़े एंगल पे TIR होगा ही होगा? भाई R2 की मतलब मिनिमम वैल्यू मान लो 15 डिग्री आ गई, तो क्या 15 के ऊपर सब पे TIR होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। वही चेक करना है। R2 मिनिमम हमें कैलकुलेट करना है सर। अब R2 मिनिमम डिपेंड किस पे कर रहा है? R1 पे। तो R2 को अगर मिनिमम है होना है तो R1 को क्या होना है? मैक्सिमम। तो R1 को मैक्सिमम होना है सर। और R1 का मैक्सिमम होना किस पे डिपेंडेंट है? तो I को भी क्या होना पड़ेगा सर? और I मैक्सिमम कितना हो सकता है सर? π/2, यानी ग्रेजिंग इंसिडेंट, जो सेकंड वाला एग्जांपल किया था, यानी ग्रेजिंग इंसिडेंट वाली कंडीशन। अगर ग्रेजिंग इंसिडेंट हो गया सर, तो I की वैल्यू मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है? π/2। रखो π/2 यहाँ पर। तो R2 की वैल्यू A माइनस नहीं, R1 की वैल्यू रखनी है ना, I की वैल्यू I/2, और ये तो R1 ही रहेगा। अब इसकी I की वैल्यू को π/2 रखते हुए R1 निकाल दो, लगाओ साइंस लो। 1 into sin 90, this is equals to mu into sin R1। नहीं है बच्चों? तो sin R1 की वैल्यू देखो 1 by mu, 1 by, अरे sin R1 और sin C ये तो बराबर आ गए भाई, यानी R1 किसके बराबर है भाई? सारे बोलो रे। देखो यहाँ पे C की वैल्यू, तो R2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? A माइनस C। यानी TIR कंडीशन की क्या संभावना है? A माइनस C शुड बी ग्रेटर देन, यानी A शुड बी ग्रेटर देन 2C। सिंपली है सर, A गिवन होगा, C गिवन होगा, चेक कर ले। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हर पॉइंट पर क्या होगा?
टी आई क्या होगा, क्या होगा, पक्की बात है। अब क्या करें, अब वो कंडीशन निकालो रिफ्रैक्शन की कंडीशन बोलो, I should be less than C, तो रिफ्रैक्शन के लिए R2 should be less than C। अब वही चेक करो, जैसे यहाँ पे R2 की मिनिमम वैल्यू निकाली थी, वहाँ पे क्या कर लो, R2 की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। R2 मैक्सिमम कब होगा बाबू, जब R1 मिनिमम होगा। R1 मिनिमम इंप्लाइज I मिनिमम कितना, 0। I मिनिमम कितना, 0। पुट करो यहाँ पे 0 नहीं, I0 ना, I0 तो R1 भी सोच के देख ले भाई, ये 1 sin 0 इज इक्वल टू म्यू इनटू R1, इधर लेके आ जाए तो R1 0 पुट करो तो R2 की वैल्यू A, तो A शुड बी लेस देन C, यानी ये कंडीशन पे क्या होगा बाबा, रिफ्रैक्शन। ये कंडीशन पे क्या होगा बाबा, VIR। चलिए जय हिंद, जय भारत।